वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। स्टूडेंट्स, आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है। कल यानी 19 जो मार्च है, आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर है। जो उत्तराखंड के बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 12 के, तो उनके लिए आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर। और ये पूरा बाकायदे जैसे आपकी कापी मिलती है, उस पूरे कापी के साथ आप लोग का डिस्कशन हो रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को अंत तक देखना है। तो चलिए, यहाँ पर लिखने का तरीका जो बताया गया है, जैसे लिखा गया है, उसका पूरा पूरा डिस्कशन किया जा रहा है। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल, ये देख रहे हैं डिस्कशन आप लोग। कापी आप लोग समक्ष ये देखिए, चीज़ें जो लिखी हुई मिलती हैं वो सभी चीज़ें हैं। खंड अ में आप जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो प्रश्न संख्या ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। जैसे खंड अ में जब आप पहुँचे हैं तो देखिए यहाँ पर खंड अ में जब जो कापी लिखा गया खंड अ में देखिए, तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या पहला लिखा गया। ठीक है, आप इस साइड भी ये चीज़ लिख सकते थे, यहाँ पर भी ये चीज़ लिखा जा सकता था। चुनाव की समस्या निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। तो चुनाव की जो समस्या होती है वो असीमित आवश्यकताएं और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, ये महत्वपूर्ण रूप से जो कारक होते हैं, कारण होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, चुनाव की समस्याएं जो होती हैं उत्पन्न होती हैं। जैसे देखिए, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए वैसे आप लोग उत्तर लिखिए। उत्तर देखिए, सेकंड यहाँ पर लिखा गया है, मांग में परिवर्तन। यानी मांग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? यानी मांग में परिवर्तन क्या होता है? तो गिरते हुए मूल्य के साथ मांग की मात्रा बढ़ जाती है। भाई जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ों में अगर देखते हैं गिरावट होती है तो उसकी मांग ऑटोमेटिक जो होता है मार्केट में बढ़ जाता है। चीज़ें सस्ती जब होती है तो उसको लोग बड़े पैमाने पर खरीदना पसंद करते हैं, और बढ़ते हुए मूल्य के साथ मांग की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। इसे एडिशन हम लोग बोलते हैं मांग में परिवर्तन। ये स्वाभाविक तौर पर आप लोग देखते हैं, जैसे कहा गया कि अगर कोई सब्जी है बहुत महंगी है तो आप लोग उसे नहीं खाना पसंद करते। जैसे स्टार्टिंग में जब से छीमी आता है तो उसको व्यक्ति उतना नहीं खाता, लेकिन बाद में क्या होता है, लोग उसको अच्छे से खाना पसंद करते हैं। जब वही चीज़ें सस्ती हो जाती हैं या बड़े पैमाने पर मिलती हैं तो उसको लोग खरीदते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग और देखते हैं कुछ चीज़ों को। और देखिए यहाँ पर उत्तर संख्या तीसरा, देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती तब कुल उपयोगिता क्या होता है? अधिकतम होता है। ये प्रश्न आप लोग का ऑनलाइन में प्रश्न था। सीमांत उत्पादन जो होता है सामान्यतः गिरता हुआ होता है। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, उत्तर 5 जो लिखा गया है, बाजार की किस स्थिति में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन होता है? पूर्ण उपयोगिता में यहाँ लिखा गया। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम लोग जब डिस्कस करने जा रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है क्या होता है डिस्कस, तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र जो होता है एक्स और वाई के उन संयोगों को बताता है जिनका उपयोग जो होता है अर्थव्यवस्था के संसाधनों के द्वारा पूर्ण रूप से किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। यानी अर्थव्यवस्था के संसाधनों के द्वारा पूर्ण रूप से किया जाता है, उनको हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यानी उसके बेस पर जो हम लोग ग्राफिकल खींचते हैं एक्स और वाई के रूप में, तो उनको ही कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशन। देखिए उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड का ये महत्वपूर्ण तो चैनल है ही, उसके साथ ही साथ जो अदर स्टेट के बोर्ड के बच्चे, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, उसके साथ ही साथ जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हो गए और बिहार बोर्ड के बच्चे जो हो गए, और उसके साथ ही साथ एमपी बोर्ड हो गया, तो ये सभी स्टेट के बच्चों के लिए भी इस चैनल पर कार्य किया जाता है। झारखंड बोर्ड का भी देखिए पेपर चल रहा है आप लोगों का। इकाई देखिए तालिका द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। देखिए इकाइयाँ जो है, ए बी, गेहूँ की मात्रा 4 लिया गया, जब चावल की मात्रा 12, बी देखिए 5 14, यहाँ पर सी दिया गया। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में जब आप इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ देखिए फिर इस चीज़ को क्या किया गया है, नीचे दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से और देखते हैं यहाँ पर हम लोग आगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए इस प्रकार से ए बी सी, और इनकी सामान्य वस्तु क्या होता है देखिए, सामान्य वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ने लगती है, तब आय घटने पर घटने लगती है। यानी आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय घटने पर घटती है। तो उन वस्तुओं का, यानी उन वस्तुओं का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग सामान्य वस्तु में उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो ये स्टूडेंटों के द्वारा, यानी ये बोर्ड की कापी की बातें हो रही हैं आप लोग के साथ। तो किस तरीके से आप लोग को लिखना है डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर लिखा गया कापी है एक, यहाँ देखिए ग्राफ भी दिखाया गया है, वस्तु की मांग और कीमत की मांग जैसे है। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा ग्राफ आप लोग को दिख रहा है। निकृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं? निकृष्ट वस्तुओं का मतलब क्या होता है? वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटने लगती हैं। यानी जब वस्तु की मांग, यानी उपभोक्ता की आय जब बढ़ती है तो वस्तु की मांग घट जाती है, और जस्ट विपरीत होता है। यानी मांग घट गई, यानी आय घट गई तो मांग बढ़ गई, मांग बढ़ गया तो आय घट गया। तो चीज़ें ये है यहाँ पर। तो निकृष्ट वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है, जैसे मांस की तुलना में डबल रोटी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ग्राफ के तौर पर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए आगे आप लोग को दिखाया जा रहा है, इसमें ये चीज़ें जो दिख रही हैं आप लोगों को, वस्तु की मांग और कीमत के रूप में ऐसे है। सीमांत का क्या अर्थ होता है एडिशन, देखिए यहाँ पर बात हो रहा है सीमांत का क्या अर्थ होता है। देखिए सीमांत के अर्थ के बारे में हम लोग अगर समझने का प्रयास करें तो सीमांत का अर्थ क्या होता है? एक अतिरिक्त। सीमांत उत्पादन जो होता है उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं से कुल उत्पादन में
जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग की सुनाई दे रहा होगा आप लोग को, बारिश की बूंदें, बारिश हो रही है इस वक्त। तो सीमांत का अर्थ क्या होता है? एक अतिरिक्त, यानी सीमांत उत्पादन क्या होता है एडिशंस की? एक जो होता है उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं से कुल उत्पादन में जो वृद्धि देखा जाता है, जो इंक्रीजिंग देखा जाता है, उससे हम लोग सीमांत उत्पादन में देखते हैं। यानी एमपी जो होता है इज इक्वल टू TPN-1 जो होता है, इसका फार्मूला होता है। इस तरीके से आप फार्मूले की बेस पर भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। हम लोग कुल उत्पादन के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो किसी फर्म द्वारा एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं की कुल उत्पादन को ही हम लोग उत्पादन कहते हैं। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से बातें होती हैं जब कुल उत्पादन के बारे में। तो TP इज इक्वल टू समेसन MP। ये कुल उत्पादन जो होता है किसी फर्म द्वारा एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं को कुल उत्पादन कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। हम लोग जब यहाँ पर डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर जब बातें होंगी आप लोगों के साथ सीमांत उत्पादन तथा कुल उत्पादन में अगर संबंध के बारे में बात करें तो इसको चलिए हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। देखिए यहाँ पहला पॉइंट क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों को। ये देखिए डिस्कशन पूरा बोर्ड का कॉपी का ही आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाए, इसको ध्यान से देखिएगा। जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है, दर से बढ़ता है। यानी देखिए जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी क्या होता है, उसमें भी इंक्रीजिंग देखने को मिलता है। जब कुल उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन भी घटती हुई दर से घटता है। ठीक है ना, यानी जब सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, जब कुल उत्पादन बढ़ेगा तो सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, कुल उत्पादन घटेगा तो सीमांत उत्पादन भी उसी रेशियो में क्या होता है, उसमें भी डिक्रीजिंग देखा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं डिस्टेंस यहाँ पर कि जब क्या पॉइंट है यहाँ पर, जब कुल सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और जब सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है तो कुल उत्पादन उस समय ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट नंबर 3 रहेगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है डिस्टेंस, और इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आप लोग का कुछ ना कुछ तो काम निश्चित बनने वाला है, और यहाँ चीज़ें आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है ना, और किस तरीके से आप लोग को लिखना है ये भी चीज़ें थोड़ा सा राइटिंग में, इसमें इस कापी में थोड़ा राइटिंग गड़बड़ लिखा गया है, थोड़ा सा और भी बेहतर बना के लिखिएगा आप लोग। उदासीनता वक्र क्या होता है? देखिए उदासीनता वक्र के बारे में बात करें हम लोग तो वह वक्र जो x और y के दो ऐसे संयोग को बनाता है जो व्यक्ति को समान संतुष्टि प्रदान करता है, तो उदासीन वक्र बोलते हैं उसको हम लोग। भाई जो x अक्ष पर जो संतुष्टि मिल रही है वही y अक्ष पर मिल रही है, तो उसको हम लोगों ने क्या कह देंगे, उसको उदासीन वक्र बोल देंगे। ठीक है ना, यानी जितने बढ़े उतने ही घट गए। ठीक है, उदासीन वक्र की विशेषताएं देखिए डिस्टेंस, यानी उदासीन वक्र जो होता है मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर होती है। यानी मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उत्तरोत्तर ये देखने को मिलता है। देख रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग ये जो ग्राफ दिख रहा है आप लोग को, ये मुख्य रूप से वस्तु हो गया x और वस्तु यहाँ पर y, और ये देखिए उदासीनता वक्र का ये इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, इसको पूरा देख लीजिए डिस्टेंस, और कल आप लोगों का पेपर है भी बेस्ट तरीके से दीजिए। देखिए और इसके अलावा मैंने अपने 30, 35, 40 लेक्चर दे रखे हैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के, उनको पूरा देखिए, बहुत हद तक आपको वो सभी काम देगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को वक्र में सीधा सीधा, और ये देखिए 4-5 कंडीशन जो दिखाया गया है इसके बेस पर, ये तालिका वाला प्रश्न देखिए पूछा गया है, दिया गया है यहाँ पर इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। देखिए संतुलन कीमत जो है रिप्रेजेंटेशन जो है दिखाया जाता है। सीमांत उपयोगिता हास नियम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस पूछा जाने वाला हर बार का, सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या होता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर ये प्रश्न जो है बार बार, यानी उपयोगिता हास नियम क्या होता है, सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या होता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अन्य बातें समान रहने पर जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का क्रमिक रूप से उपभोग करता है तब वह अपने उपभोग को स्थिर रखकर किसी अन्य वस्तु का उपभोग करता है, तो यह सीमांत दर ऋणात्मक होता है। इसे H.N. गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। जब कोई उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता का प्रयोग करता है तब सीमांत उपयोगिता सामान्यतः घटते हुए क्रम में होती है। दोस्तों देखिए उपयोगिता हास नियम को मैंने बहुत अच्छे से बता रखा था, और उसी की बेस पर थोड़ा सा ये अलग तरीके से है सीमांत उपयोगिता हास नियम। जैसे कहा गया था रोटी वगैरह से एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लोग भूख लगती है तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग पहले खाते हैं, उसके बाद जो उत्तरोत्तर क्या होती है, घटती जाती है ना चीज़ें, इसे ही सीमांत उपयोगिता हास नियम को कहते हैं। नहीं देखिए इकाई यहाँ पर है, इकाई आइसक्रीम की सीमांत उपयोगिता, नहीं एक पहली इकाई जब खाया गया तो 8 था, दूसरा था तो 7, तीसरा खाया तो 5, 4 खाया तो 3, 5 खाया तो 1, 6वां खाया तो 0, जब 7वां खाया तो -2। मतलब कहने का मतलब वो उत्तरोत्तर क्या गया, घटता गया, पूर्ण संतुष्टि हो गया। ठीक है ना, इसे हम लोग उपयोगिता ग्राफ में दिख रहे हैं। यहाँ पर ग्राफ जो है निरंतर ये गिरता हुआ भी प्रतीत दिखाया गया इसमें। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग को भी रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा इसमें। सीमांत लागत देखिए क्या होता है, सीमांत लागत का क्या अर्थ होता है, एक अतिरिक्त इकाई। एक अतिरिक्त इकाई व्यय से कुल लागत में जो वृद्धि होती है, यानी एक अतिरिक्त इकाई की व्यय जो खर्च होता है उसके अलावा जो, तो उसे एडिशन देखिए क्या बोला जाता है, सीमांत लागत बोला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि जो MC इक्वल टू जो हो जाएगा क्या, TCN-TCN-1, तो ये इस तरीके से फॉर्मूले से आप सीमांत लागत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और यहाँ पर देखिए ग्राफिकल डाटा के तौर पर भी अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए डाटा के तौर पर भी लिखाया गया है। यहाँ पर इकाई हो गया, कुल लागत हो गया और सीमांत लागत, तो ये डाटा के तौर पर देख सकते हैं। इसी ग्राफ ऐसे आप खींच लेंगे। पूर्ति में वृद्धि देखिए क्या होता है, कीमत को स्थिर रखते हुए पूर्ति के अन्य तत्वों जैसे रुचि आदि में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। यानी कीमत को स्थिर रख दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा भी व्यक्ति जो है उन वस्तुओं में रुचि दिखा रहा है, लेने का है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि पूर्ति में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। इसमें भी तटस्थ देखिए मानचित्र क्या होता है। तटस्थ मानचित्र के बारे में बात करें हम लोग देखिए तो ये तटस्थ मानचित्र वह जिसमें एक्स और वाई ऐसे संयोग को बताता है जिसमें व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसे सम संतुष्टि कहकर भी पुकारा जा सकता है। यानी मार्शल के अनुसार अगर देखा जाए तो देखिए बातें बताई उन्होंने बताया। और यहाँ पर देखिए कुछ रेशियो के बेस पर भी तालिका द्वारा स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं। पहला बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा, चौथा, पाँचवा संतरे आम को रखा गया सीमांत प्रतिस्थापन जो के तौर पर जो यहाँ पर रेशियो जो है दिखाया गया है, ठीक है ना। संतरे हो गया, आम हो गया, उदासीनता वक्र हो गया। उदासीनता मानचित्र की शर्तें देखिए क्या क्या होती है। डिस्टेंस यह उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है। देखिए पहली महत्वपूर्ण बात हो गई, यह सदैव बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यह मांग के नियम दर पर यानी यह मांग के नियम पर आधारित होता है, ठीक है दोस्तों। तो चित्र से पता चलता है कि संतरे की कीमत बढ़ने पर आम का इकाइयाँ कम होती जा रही हैं। इससे पता चलता है कि संतरा एक्स आम वाई दो ऐसे संयोग है जो व्यक्ति को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, ठीक है। दीर्घकालीन देखिए उत्पादन लागत क्या होता है डिस्टेंस, तो इस तरीके से देखिए दीर्घकालीन उत्पादन लागत तो देखिए यह होता है डिस्टेंस, उसमें फलन के तौर पर तो उत्पादन फलन वह होता है वह है जिसमें सभी साधनों में परिवर्तन किया जाता है। इससे किसी भी साधन को स्थिर नहीं रखा जाता बल्कि उसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। डिस्टेंस बारिश तेज़ हो रही है, लाइट भी काट दिया गया है। बड़ी ही संघर्ष के साथ आप लोग के लिए जो लेक्चर है वो तैयार हो रहा है, तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कीजिएगा। और उत्तराखंड बोर्ड के लिए जो प्रयास किया जा रहा है तो आप लोग उत्तराखंड में भी इस चैनल का लिंक जो है फैलाइए ताकि, और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का चैनल है डिस्टेंस, इसका नाम है डीजे सर। और ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए भी देखिए जो स्टेट बोर्ड के बच्चे उनके लिए महत्वपूर्ण रूप से सेवाएं प्रदान करता है। घटते प्रतिफल का नियम, तो इसमें कि घटते प्रतिफल के नियम के तौर पर भी देखिए यहाँ पर जो वक्र है, जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में कमी होती है, तो इसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। कीमत दिखाया गया, इकाइयाँ दिखाया, घटते प्रतिफल का नियम सामने दिख रहा है। स्थिर प्रतिफल का नियम देखिए डिस्टेंस क्या है। स्थिर प्रतिफल का नियम जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है, इसके फलस्वरूप पैमाने में वृद्धि होती है लेकिन उत्पादन स्थिर रहता है, तो इसे पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं, ठीक है। पूर्ण उपयोगिता जो है देखिए क्या होता है, ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। वह उपयोगिता, वह प्रतियोगिता जिसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा ये किसी फर्म की कीमत को प्रभावित नहीं करते हैं। इसमें वस्तुएं समरूप होती हैं, यानी समरूपता के तौर पर वस्तुएं उसमें जो उपस्थित होती हैं। अगर एकाधिकार के बारे में आपसे पूछे तो एक विक्रेता होता है तथा अधिक क्रेता होते हैं, यानी एक विक्रेता हो और क्रेता अधिक हो, वह बाजार जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य जो होता है लाभ अधिकतम होता है, ठीक है ना। और पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अगर अंतर देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अंतर में बहुत तेज पूछता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में देखा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिक होती है, ठीक है। ये बातें देखिए अभी डिफिनेशन में भी था ये बात। और एकाधिकार वाले में क्या होता है, एक विक्रेता तथा क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इसमें समरूप वस्तुएं जो उत्पादित होती हैं, इसमें वस्तु में विभेद पाया जाता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता कीमत प्राप्त करता होती है और एकाधिकार कीमत निर्धारक होती है, ठीक है ना। फर्मों के बेस पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बातें और जुड़ेंगी इसमें, और जो कि क्या हैं चलिए उस पर बातें करते हैं हम लोग। यहाँ पर मांग की लोच लोचदार होता है, मांग की लोच पूर्णतया लोचदार होता है, ठीक है। फर्मों का प्रवेश बहिर्गमन स्वतंत्र होता है और इसमें क्या होता है, बहिर्गमन कठिन होता है, ठीक है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई अंतर के तौर पर। अब देखिए खंड ब में यहाँ पर विकल्प के तौर पर देखा गया तो भारतीय रिजर्व बैंक रहेगा आपका। मुद्रा के दो कार्य, विनिमय का सस्ता माध्यम और मूल्य का मापक के तौर पर होता है, ठीक है। बचत आय का वह फलन है। आवश्यकता तथा इच्छाओं को संतुष्ट करने के बाद जो धनराशि शेष रह जाती है उसे बचत कहते हैं। यहाँ धन का विनियोग ही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है, ठीक है। भुगतान संतुलन के बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है। भुगतान संतुलन का भी डिफिनेशन लिया गया। डिफरेंस भुगतान संतुलन वह संतुलन जिसमें किसी एक देश का अन्य देशों से आय व्यय का लेखा जोखा, इसमें केवल आयात निर्यात ही शामिल नहीं होते बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, उसे हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं। स्फीतिक अंतराल देखिए क्या होता है, डिस्टेंस को स्क्रीनशॉट मार के आप लोग रख लीजिए, ठीक है। सेशन लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है आप लोगों के लिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र जिसमें छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, फर्म आदि जो चीज़ें होती हैं इनका पूरा का पूरा डिस्कशन इसमें किया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। समष्टि
यहाँ देखिए व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाए तो वह अर्थशास्त्र जिसमें बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल आय हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समष्टि आय। तो व्यष्टि और समष्टि में देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का, और इसमें क्या होता है, बड़ी इकाइयों का। इसमें अर्थव्यवस्था किसी एक अंग का अध्ययन किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में जो होता है अर्थव्यवस्था के पूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। यह एक स्थैतिक अवधारणा है और ये क्या है, प्राविधिक अवधारणा है। यह तोड़ने की प्रक्रिया है, यह जोड़ने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के तौर पर इम्पॉर्टेंट रहेगा दोनों का अंतर, बार बार पूछने वाला चीज़ है डिस्टेंस। समग्र देखिए यहाँ पर पूछा गया है, समग्र मांग देखिए, समाज की संपूर्ण मांग को समग्र मांग कहते हैं। संपूर्ण मांग जो होता है समस्त मांग, समग्र मांग और उत्पादन, इस प्रकार से देखिए एडिशन समग्र मांग के घटक जो हैं, खुली अर्थव्यवस्था ना, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें कुछ व्याख्यान दिया गया है। खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें एक देश का दूसरे देश का आयात निर्यात होता है, उसे हम लोग खुली अर्थव्यवस्था के तौर पर कहते हैं। और ये फॉर्मूला आप लोग का और स्पष्टीकरण के साथ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग, ये बोर्ड के विद्यार्थी जो ये हैं उनका थोड़ा सा राइटिंग डबल है लीडर्स, लेकिन फिर भी बातें इन्होंने जो लिखा है, अपने विचार को जो प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग से मार खा जाने में बस। बंद अर्थव्यवस्था देंगे, वह अर्थव्यवस्था जिसमें किसी देश के साथ कोई संबंध नहीं होता और न ही आयात निर्यात होता है, तो उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के तौर पर देखते हैं। भुगतान संतुलन देख रहे हैं आप लोग। दृश्य मदे देखिए, अदृश्य मदे क्या होती हैं। दृश्य मदे देखा जाए तो लिसंस वे मदे होती है जो किसी पदार्थ की बची होती हैं, पदार्थ की बनी होती हैं तथा जिसे देखा जा सकता है, जैसे जूट हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया, तो किसी पदार्थ से बनते हैं वो। अदृश्य मदे क्या होती है, वे मदे जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जो किसी पदार्थ की नहीं बनी होती, जैसे सेवाएं हो गई, बैंकिंग हो गया, जनसंख्या, आवास प्रवास हो गया, तो ये सभी जो होता है अदृश्य मदे होती हैं। और दृश्य मदे जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, वे वस्तुएं जिनको बनाने में बनी होती हैं तो उसको हम लोग देख सकते हैं, जूट, चाय, कपास, ये सभी चीज़ें होती हैं। विनिमय दर के बारे में देखिए पूछा गया, स्थिर विनिमय दर। तो विनिमय दर क्या होता है, एक देश की मुद्रा की इकाई का दूसरे देश की मुद्रा इकाई में बदलना विनिमय दर कहलाता है, ठीक है। और स्थिर विनिमय दर क्या होता है, मतलब इंस्टेंस कि जिसमें विनिमय दर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यह दर सदैव क्या होता है, स्थिर रखा जाता है, कांस्टेंट तौर पर लेके बात करते हैं उसको हम लोग, तो स्थिर विनिमय दर में इसको कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार के एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग टेस्ट लिख कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 27 पेज का और उन लोग अभी 21 पेज पर है। निवेश गुणक देखिए, जब किसी देश में नवीन राशि का निर्माण होता है, प्रारंभिक गुणक की तुलना में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है, जिसमें उत्पादनों को अधिक लाभ होता है। किन्स ने गुणक को के से प्रदर्शित किया था। अब देखिए फार्मूला डिस्टेंस था k = 1/1 - MPC। ये देखिए डाटा लिखा गया, उस डाटा के बेस पर यहाँ पर बातें की गई हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ भी देखिए खींचा गया है। सरकारी बजट क्या होता है डिस्टेंस, इसको आप अच्छे से जानते हैं। बजट फ्रेंच सबसे लिया गया बजट, जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। सरकारी बजट के बाद हम बजट का मतलब क्या होता है डिस्टेंस आप लोग जानते हैं कि सरकार हर वर्ष क्या होता है, बजट प्रस्तुत होता है उनका। बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें आय व्यय का विवरण होता है। बजट के उद्देश्य क्या होते हैं लेसन देखिए, आर्थिक विकास, समाज में शांति बनाए रखना, ये सभी देखिए महत्वपूर्ण रूप से बातें हैं। इसके अंदर मटेरियल देखिए आप लोगों को सामने दिख रहा है। राष्ट्रीय आय में कठिनाई न हो, ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा जो हो आसानी से हो सके, ये सही बातें हैं। देखिए संतुलित प्रश्नों का संतुलित जो भी प्रश्न जैसे पूछा जाए उसी के बेस पर उसका उत्तर भी देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मनमानी लिख लेंगे तभी पेपर छूट जाता है अक्सर। तो आप कहते हैं कि बहुत पर्याप्त समय मुझे नहीं मिल पाया, जबकि समय जो होता है जब एग्जामिनर बनाते हैं पूरे पेपर को सेट करते हैं तो वो एक निश्चित प्रोफार्मा बनाते हैं और वो पूरा एक सिस्टम लेकर चलते हैं, उसी के बेस पर वो बनाते हैं पूरे। देखिए यहाँ पर संतुलित बजट और बजट पूर्ण बजट क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए संतुलित बजट वह बजट जिसमें सरकार का आय व्यय बराबर हो, ठीक है। बजट पूर्ण बजट वह होता है जिसमें क्या होता है सरकार का आय व्यय से अधिक हो, ठीक है ना। तो ये आय ग्रेटर देन व्यय हो जाएगा और आय जब इक्वल टू व्यय रहेगा तो संतुलित बजट हो जाएगा। और घाटे का बजट तो आय छोटा हो जाए, व्यय से कम हो जाए, ठीक है ना। बहुत ही जरूरी है ये सभी चीज़ों का इनका अध्ययन। राष्ट्रीय आय की अवधारणा देखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य को ही हम लोग बोलते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं, ठीक है। कुल घरेलू उत्पादन देखिए उत्पादित सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग जो होता है उसे हम लोग कुल घरेलू उत्पादन कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन देखिए क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पादन क्या होता है, ठीक है ना, उत्पाद क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सब चीज़ों को देख लीजिएगा एक बार आप लोग। पूरी चीज़ें देखिए डिस्टेंस जो आने वाली हैं आपके एग्जाम में, वही सभी चीज़ें, ये पेपर भी है आप लोगों का और किया गया पेपर है और लिखा गया पेपर है किसी विद्यार्थी द्वारा, जिसका मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ पूरा कर रहा हूँ, ठीक है डिस्टेंस। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे चैनल से जरूर लीजिएगा। शिक्षा केंद्रीय बैंक के कार्य देखिए क्या है, सरकार के बैंकर का कार्य करना, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ा भी रखा डिस्टेंस पहले भी। बैंकों का बैंक के रूप में पत्र मुद्रा का निर्माण करना, विनिमय का माध्यम, शाख का निर्माण करना, ऐसा वाला डिस्टेंस। ये जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं से हम लोगों से भी कुछ ना कुछ चीज़ें लिए हुए हैं, कुछ भी बहुत चीज़ें मिली हुई हैं। मैं बहुत से टॉपिक को पढ़ाया हूँ मैं इसी चीज़ों को अच्छे से। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है, वह बेरोजगारी जिसमें कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी वो बेरोजगार नहीं रहना चाहता है फिर भी वो बेरोजगार है, तो इसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और देखते हैं कुछ अन्य चीज़ों को डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए अनियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। अनियंत्रित अर्थव्यवस्था के तौर पर
तो अनियंत्रित रूप से अर्थव्यवस्था जिसमें नियंत्रित जिसमें के दौरान अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है तथा यह हमारे लिए आवश्यक भी है। आर्थिक मंदी की बात हो गई, पर्याप्त पूंजी का अभाव हो गया, कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, मशीनों का निर्माण हो गया। तो ये सभी कुछ कारण हैं जो कि इसकी वजह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के बोर्ड के बच्चों के लिए, जो कि 19 मार्च को आप इसका पेपर देने जा रहे हैं। 950 690 285 ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, तो इस नंबर का भी लाभ उठाइए। और महत्वपूर्ण रूप से जो मेरे पास व्यवस्थाएं रहेंगी मैं आप लोग को उसका उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूँगा। और याद रखिएगा कि यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल के सभी वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर बाय, जय हिंद जय भारत। और ड्यूरेशन सेम इंपॉर्टेंट रहेगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय, जय हिंद जय भारत।